नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आज की जो हमारी वीडियो हो जाएगी, ये हो जाएगी पर्यावरण से संबंधित। और पर्यावरण की हो जाती है ये 8वीं वीडियो। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले सेट अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएगी। प्लस वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट की भी सभी वीडियो मिल जाएंगी। और ये जो हमारा टॉपिक हो जाएगा आज का, ये हो जाएगा प्रदूषण यानी पोल्यूशन। और पोल्यूशन के अंतर्गत आपके किस किस तरह के पोल्यूशन हो जाते हैं, यहाँ देखेंगे प्रदूषण और उनके प्रकार, किस तरह के प्रदूषण हो जाते हैं, किस तरह के प्रकार होते हैं। जैसे इसी वीडियो में जो आपको मिलेगा वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी इसमें मिल जाएगा, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी और अन्य गैसों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे। और लास्ट में आपका 9 नंबर पे आ जाएगा प्रदूषण और उससे होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें इस एक वीडियो से आपको पता चलेंगी। और प्रदूषण से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद यह है कि इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और हम देख लेते हैं आज का हमारा पोल्यूशन की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं जो मानव जनित हो जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण। इसका आंसर हो जाता है आपका एथ्रोपोजेनिक। एथ्रोपोजेनिक हो जाता है इसका आंसर। और ये जो है प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है इसको, जो मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपको एज इट इज परीक्षा में आपकी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। ये वही क्वेश्चन है और इसको केवल लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिया गया है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका भी जो आंसर है ये आपका हो जाता है, जो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होता है ये कहलाता है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैव विघटित प्रदूषक क्या है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके, जो आपका वाहित मल होता है इसको जैव विघटित प्रदूषक कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आपका कचरा आ जाएगा। कचरा आप घर से निकालेंगे वो भी आपका विघटित हो जाता है। अपशिष्ट हो जाता है, जितने भी आपके अपशिष्ट जो घर से निकालते हैं अपशिष्ट हो जाता है। और मूत्र हो जाता है, मल हो जाता है, ये जो सब जो है आपके जैव विघटित प्रदूषक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन से हो जाते हैं ये भी आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सीवेज। सीवेज हो जाता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। अपघटनीय मतलब जिनको जैव जो है, जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो अपघटन कर सकते हो जिनका। प्लास्टिक का नहीं कर सकते हैं, एस्बेस्टस का नहीं कर सकते, और पॉलीथीन का भी वो नहीं कर सकते हैं, सीवेज का कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो भी आपके ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवधारी को द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके, ठीक है, वो हो जाते हैं आपके सीवेज। और बाकी प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है, एस्बेस्टस का भी नहीं होता, पॉलीथीन का भी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। बात कर लेते हैं 5 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। जैव निम्नीकरणीय कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका रबर। रबर जो है ये आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। ठीक है, और ये किस तरह के पदार्थ होते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक जो रबर है ये आपकी जैव निम्नीकरण पदार्थ की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या होता है ये आपको बताना है। ये जब जलते हैं तो इनसे कौन सा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, या ध्वनि प्रदूषण होगा। बात की गई है कोयला, पेट्रोल और डीजल के बारे में। तो जब ये जलते हैं तो इनसे जो है आपका वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा उत्पन्न उस समय जब प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे का कोहरा बनाया जाएगा। प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरा बनेगा उस समय क्या उत्पन्न होगा, तो उस समय उत्पन्न हो जाता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उस समय उत्पन्न हो जाती है।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो जाता है जो धुएं में आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे क्या होता है, इससे आपकी आंखों में जलन हो सकती है। ठीक है, आपकी आंखों में जलन पैदा करता है और ये आपका हो जाता है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और यहाँ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं यानी फोटोकेमिकल स्मोग में उपस्थित एक द्वितीय प्रदूषक हो जाता है जो आंखों में जलन तथा उत्तेजना पैदा करता है। और ये आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है किस तरह से काम करता है और आंखों में क्या दिक्कत करता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों की बात की गई है, कौन सी हो जाती है वो गैस जो वातावरण को प्रदूषित करती है। तो ये हो जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ। ठीक है, ये इसको सीओ हो जाता है और सीओ को आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका प्राथमिक प्रदूषक हो जाता है। ठीक है, और प्राथमिक प्रदूषक किसको कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वो होते हैं जो वायु में सीधे मिल जाते हैं। जो वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें सीओ हो जाती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। CO2 हो जाएगी इसी में, और इसी में आपकी SO2 भी हो जाती है। ठीक है, सीधे वायु से प्रक्रिया करते हैं और वायु में जो है घुल जाते हैं। ये वो वायु प्रदूषक होते हैं जो वायु स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक हो जाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक आपने देख लिया, अब द्वितीय प्रदूषण की बारी आ जाती है। तो ये हो जाते हैं आपके स्मोग। स्मोग जो है आपका द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आ जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या होती है। जो आपकी सिगरेट से निकलने वाली और मोटर कार से निकलने वाली जो रंगहीन गैस होती है वो कौन सी हो जाएगी। तो वो हो जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है जो आपकी मोटर कार से के धुएं से निकलती है और सिगरेट के धुएं से निकलती है। ये रंगहीन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया था लेकिन उसमें सिगरेट को ऐड कर दिया गया था। और ये जो है केवल मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है, कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है आपकी लेड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। सीएनजी की बात की गई है, इसका मुख्य घटक क्या हो जाता है। तो इसका मुख्य घटक हो जाता है आपका CH4। CH4 हो जाता है इसका मुख्य घटक। और CH4 ये हो जाता है आपका मीथेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। CH4 आपका मीथेन को कहा जाता है और ये सीएनजी का एक मुख्य घटक भी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। मौत उत्पन्न कौन कर सकता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एक आपकी बाइक होती है और बाइक से जो आपका धुआं निकलेगा,
जो आपका बाइक से धुआं निकलता है वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सा है जो हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है आपको मोटरसाइकिलों के या कारों के जो धुआं निकलता है, पेट्रोल वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। और सिगरेट के धुएं में भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। और इसके बारे में ये याद रखना कि ये एक रंगहीन गैस हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक होता है? कौन सा वायु प्रदूषक है जो आपके लिए सर्वाधिक हानिकारक हो सकता है? और ये भी आपका हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आर ओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी वायु एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? कौन सी हो जाएगी वो गैस जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से जो उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस है ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसको जलाने से फ्लाई ऐश जो है प्रदूषक का दहन होता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कोल, यानी जो पत्थर के कोयले होते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। फ्लाई ऐश एक प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषण कौन सा होता है? तो ये एक ताप विद्युत संयंत्रों में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपके ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनसे फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? जैविक सूचक का कार्य करता है कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लाइकेन। लाइकेन होता है जो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस वीडियो में हमारे लगभग टोटल जो है 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें लिए गए हैं। और इसमें जितने भी आपके प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख लेने हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण हो जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लाइकेन। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण हो जाता है। इससे कई बार जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा हो जाता है? प्रदूषण को संकेत कौन सा पौधा करता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ भी जो है ये लाइकेन हो जाता है। और बार बार आपकी परीक्षा में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो ये किसके होते हैं ये आपको बताना है। लाइकेन जो है सबसे अच्छे सूचक ये आपके हो जाते हैं वायु प्रदूषण के, ठीक है। लाइकेन जो है ये एक निम्न श्रेणी के छोटे वनस्पतियों का एक समूह होता है। ये आपको जान लेना चाहिए लाइकेन के बारे में, ठीक है। और ये जो है वायु प्रदूषण के बारे में एक संवेदी होते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण के बारे में ये तुरंत बता देते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका जल प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका वायु प्रदूषक हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा हो जाता है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अंकलेश्वर, ठीक है। और ये जो है 2009 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। और 2009 में अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर था, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 287 नगरों में से निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नगर हो जाता है। बात की गई है 2020 जनवरी की, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये आपका झरिया हो जाता है सबसे प्रदूषित नगर। ठीक है, और झरिया जो है ये आपका झारखंड में हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में ये इसलिए प्रदूषित हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है खदानों का काम चलता रहता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोयला की खदानों की वजह से सबसे प्रदूषित नगर हो जाता है। बात कर लेते हैं 29 के बारे में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका वर्षा। वर्षा के द्वारा प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल होता है उसको स्वच्छ किया जाता है। बात कर लेते हैं 30 के बारे में। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु या वीएस वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया था। किस नगर या राज्य में किया गया था, तो ये हो जाता है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किया गया था वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ। बात कर लेते हैं 31 के बारे में। एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। ये कहाँ फैला था, तो ये हो जाता है आपका दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में फैला था आपका एशियाई भूरा बादल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। कथन दिया गया है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। जाड़े के दिनों की बात की गई है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। जो आपकी दहन प्रक्रिया होती है ये जाड़े में बढ़ जाती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। मोटर गाड़ी में जो दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो है ऊपर वाले का स्पष्टीकरण नहीं है, और इस तरह से आप कह सकते हैं दोनों आपके सही हो जाते हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। और दोनों आपके सही दिए गए हैं, ए और आर दोनों आपके सही हो जाते हैं, किंतु आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा हो जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका रेडोन गैस। ठीक है, रेडोन गैस इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक हो जाता है। बात करेंगे 34 के बारे में। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन से हो जाते हैं, ये आपको बताना है। सिगरेट के धुएं में हमने अभी आपको बताया ये हो जाते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये आपके सिगरेट के धुएं में हो जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका धुएं के मापन में प्रयोग होता है रिंगलमैन स्केल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। यंत्रीय विधि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। 4 विधि दी गई हैं, इनमें से आपको बताना कौन सी नहीं है। तो ये हो जाती है आपकी जो साइक्लोन डिवाइडर विधि है, ये आपकी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। बात की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका 2019 में। बात करेंगे 38 के बारे में। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है। किससे स्तरित हो जाएगी ये आपको बताना है, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जो आपकी पैलेडियम होती है। तो पैलेडियम में हो जाती है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं, ये आपका सिरेमिक डिस्क जो है ये पैलेडियम से स्तरित हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है।
अम्ल वर्षा जो है ये कौन से वायु प्रदूषण के कारण होती है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कारण होती है आपकी अम्ल वर्षा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। निम्नलिखित में कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तरदायी हैं ये आपसे पूछा गया है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तो ये हो जाते हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। अम्ल वर्षा किन के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा की बात की गई है और किन के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये होती है। तो यहाँ भी जो है आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा और ये आपका हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है आपको एक बार में ही याद कर लेना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो फटाक से उसका आंसर आप लगा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, पहले भी कई बार पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वृष्टि का कारण हो जाता है? अम्लीय वृष्टि की बात की गई है, कौन जो है कारण हो जाता है ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन एक ही होता है, उसको बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता रहा है। बात करेंगे 43 के बारे में। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हो जाते हैं? कौन कौन से हो जाते हैं उत्तरदायी अम्ल वर्षा के लिए? तो ये हम आपको बार बार बता चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आंसर आपका हो जाता है सी करेक्ट। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहते हैं ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल उपस्थित रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, ये आपके उपस्थित होते हैं अम्ल वर्षा में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। अम्ल वर्षा में क्या होते हैं? तो अम्ल वर्षा में आपके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। बात कर लेते हैं 46 के बारे में। अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन से होते हैं? तो अम्ल वर्षा के घटक आपके हो जाते हैं HNO3 हो जाते हैं और एक आपके H2SO4 भी हो जाते हैं। और इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी हो जाता है। ए और बी दोनों आपके सही हो जाते हैं। अम्ल वर्षा के घटक आपसे पूछे गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। अम्ल वर्षा में नीचे दिए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं, ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा में कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? तो ये वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करने वाले एक तो आपके हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो जाते हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, एक और दो करेक्ट हो जाते हैं और एक और दो दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। बात करेंगे 48 के बारे में। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल वर्षा होती है आपकी बादल के जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, बादलों के जल और सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। बात करेंगे 49 के बारे में। निम्न में से एक वर्षा के पानी में घुलने में वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड पानी में घुलने से जो आपका वर्षा का जल होता है ये अम्लीय हो जाता है। बात करेंगे 50 के बारे में। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किससे होती है? तो ये हो जाएगी आपकी कारखानों से। अम्ल वर्षा कारखानों की वजह से हो जाती है। बात करेंगे 51 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है कौन सी गैस हो जाती है वायुमंडल में? तो ये हो जाती है आपकी SO2। SO2 हो जाती है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। बात करेंगे 52 के बारे में।
अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त कौन कौन हो जाते हैं अम्ल वर्षा की वजह से? तो ये हो जाते हैं, सबसे पहले आपका कनाडा हो जाते हैं जहाँ पर अम्ल वर्षा होती है, और इसके बाद आपकी नॉर्वे में भी अम्ल वर्षा होती है। और 1 और 3 हो जाते हैं आपके करेक्ट आंसर, और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अम्ल वर्षा से कौन सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं? तो नॉर्वे और कनाडा जो है ये आपके सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नॉर्वे में। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। और नॉर्वे जो है ये अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश भी हो जाता है। बात करेंगे 54 के बारे में। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हो जाते हैं? भूमि जल की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आर्सेनिक। जो आपका आर्सेनिक होता है उससे भूमि जल को सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। बात करेंगे 55 के बारे में। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। जो आपका औद्योगिक मलबा होता है उससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। कौन से हो जाते हैं वो उद्योग जिससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो ये हो जाता है आपका चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से यही उद्योग जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, इससे जो है आपका जल प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होता है क्योंकि इसको जो साफ करने के लिए काफ़ी जो है जल को दूषित करते हैं, और इससे आपका मृदा प्रदूषण भी हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं जो सर्वाधिक रूप से चमड़ा उद्योग से हो जाती हैं। बात करेंगे 56 के बारे में। निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से कौन सा संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके जो यूट्रोफिकेशन होता है ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 57 के बारे में। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है ये आपको बताना है। बात करेंगे, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना हो जाती है जो सुपोषण होता है। बात कर रहे हैं हम सुपोषण के बारे में। सुपोषण जो है एक जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना हो जाती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सुपोषण के बारे में बात की गई है, और सुपोषण के दोनों जो हैं ये आंसर करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी बीओडी कहते हैं। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक हो जाता है, प्रदूषण सूचकांक हो जाता है। तो किसका प्रदूषण जो है ये सूचकांक हो जाता है? तो ये हो जाता है जो आपका जलीय वातावरण में। ठीक है, जल की जो आपकी प्रदूषण मापा जाता है ये आपका बीओडी में मापा जाता है। ठीक है, और इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बीओडी। बीओडी ये आपका जल प्रदूषण को मापने की महत्वपूर्ण इकाई हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे 59 के बारे में। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, अगर आपकी किसी क्षेत्र में बीओडी की मात्रा अधिक हो जाती है तो किसका संकेत होता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है वो जल। ठीक, जिसमें आपकी बीओडी की अधिकता होती है तो ये संकेत करती है कि सीवेज से जो है ये ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। बात करेंगे 60 के बारे में। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। जो आपकी नदी के जल में प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये आपकी ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, उसी को जो है बीओडी कहा जाता है। बात करेंगे 61 के बारे में। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी के जो जल का प्रदूषण मापा जाता है तो ये मापा जाता है आपका जल में खुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे आरओ की परीक्षा में 21 में ही पूछा गया है। नदी का जो जल प्रदूषण है ये आपका जल में खुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। बात करेंगे 62 के बारे में। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है?
तो गंगा नदी में जो बीओडी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक तो आपका कानपुर में पाया जाता है और एक आपका इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य जो है गंगा नदी में सबसे ज़्यादा बीओडी पाया जाता है। बात करेंगे 63 के बारे में। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण हो जाता है। बात करेंगे 64 के बारे में। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थलीय कहलाती है? जैविक मरुस्थलीय नदी कहलाती है और ये कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और जैविक मरुस्थलीय नदी ये आपकी हो जाती है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी ये झारखंड के खमारपाट से निकलते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। और ये नदी जो है जैविक मरुस्थलीय नदी कहलाती है। बात करेंगे 65 के बारे में। भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थलीय कहते हैं? ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दामोदर नदी। बात करेंगे 66 के बारे में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? जैविक आपदा कौन सी घोषित की गई है? तो जैविक आपदा हो जाती है आपकी, एक तो यमुना भी हो जाती है जिसको जैविक आपदा नदी घोषित किया गया है, और एक आपकी लखनऊ में गोमती हो जाती है जिसको जैविक आपदा नदी घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और आपसे कोई सी भी पूछी जा सकती है। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो 1 नंबर पर आपका यमुना आ जाएगी और 2 नंबर पर आपकी गोमती आ जाती है। ठीक है, इस तरह से भी आपको याद रखना है। बात करेंगे 67 के बारे में। नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है तो ये हो जाता है आपका जो आप फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा नोकनी संरक्षण उत्पन्न हो जाता है। बात करेंगे 68 के बारे में। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? बात की गई है, आपसे पूछा गया कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। तो इस समय लंदन में जो है स्थित हो जाता है। और लंदन में कब से स्थित है? तो लंदन में स्थित हो जाता है ये 1982 से। और बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1948 में हो जाती है और ये हो जाती है आपकी जेनेवा में। ठीक है, स्थापना इसकी जेनेवा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था, ये किया गया था 1948 में जेनेवा में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद 1982 से इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया है। ठीक है, कब इसका नाम बदला? ये 1982 में बदला है और इसका नाम क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो जाता है। ठीक है, और ये कब की बात है? यह बात है आपकी 1982 की। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी चेंज कर दिया था, तो ये भी आपका लंदन में कर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल आपसे पूछा गया है मुख्यालय स्थित है, तो मुख्यालय स्थित आपका लंदन में हो जाता है। बात करेंगे 69 के बारे में। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि का कारण हो जाता है? अधिकतम ध्वनि का कारण क्या हो जाता है? तो अधिकतम ध्वनि का कारण सबसे ज़्यादा जो ध्वनि उत्पन्न करेगा ये आपका जेट उड़ान कर देता है। ठीक है, जेट विमान जो है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। बात करेंगे 70 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? जो आपके वृक्ष के पत्ते होते हैं और पत्तों में जो सरसराहट होती है जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं, उनसे पूछा गया है। तो ये जो है कौन सा डेसिबल में प्रदर्शित करेंगे? तो ये आपका हो जाता है 20 डेसिबल। ठीक है, जो आपकी सामान्य परिस्थिति होती है उसमें वृक्षों के पत्ते की जो सरसराहट है वो 20 डेबी की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, डेबी मतलब डेसिबल। बात करेंगे 71 के बारे में। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? किस इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए? तो ये हो जाता है आपका डेसिबल। और ये बार बार तो आप जानते ही हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। बात करेंगे 72 के बारे में। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर की बात की गई है तो ये आपका हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाता है और ग्रीन मफलर इसका नाम दिया गया है। तो ग्रीन मफलर इसको क्यों कहा जाता है?
तो ग्रीन मफलर इसको इसलिए कहा जाता है, जो आपके बड़े बड़े हरे पौधे होते हैं वो जो है ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है आपकी ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको जो है, और जो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे कहा जाता है, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके जो ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं, उनको जो है ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे 73 के बारे में। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए? तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? और उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से आपके जो है मृदा प्रदूषण हो जाएगा, फिर उसका जल प्रदूषण हो जाएगा और उसके बाद वायु प्रदूषण भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका दिया गया है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं आपके उर्वरक के अधिक प्रयोग से। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व होता है? फसल चक्र की बात की गई है और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका फसल चक्र, और इसमें जो है आपका उत्पादन में वृद्धि होती है, जो आपका फसल चक्र होता है। ठीक है, ये फसल चक्र होता है। आज कोई सी फसल लगाइए, 3 महीने बाद कोई सी, 3 महीने बाद कोई सी, और फिर कोई सी। ठीक है, ये आपका फसल चक्र हो जाता है, और इससे क्या होता है, आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल। और मृदा की जो उर्वरकता संरक्षा होती है ये भी बढ़ जाती है, मृदा कटाव भी इससे कम होता है। ठीक है, तो तीनों ही जो है चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है खेती की फसल चक्र के महत्व हो जाते हैं। और इनसे और कौन कौन से संबंधित हो जाते हैं? इससे जो है खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप एक ही फसल लगाते रहें तो खेती की जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो उसका जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, और अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो कभी आपने 6 महीने के लिए दूसरी फसल लगे तो 6 महीने बाद आपको दूसरी फसल लगानी होगी, उसके 6 महीने बाद फिर आपको दूसरी फसल लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 3-4 साल तक एक ही फसल लगाते रहेंगे, तो जो आपकी मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो उसमें जो है ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आप फसल चक्र को अपनाते हैं तो खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी, जो आपके पोषक तत्वों की जो नमी की संतुलन है वो सही रहेगा, और दलहनी फसलों में मृदा की जो भौतिक दशा में सुधार आ जाता है, और बहुत सारे जो हैं इसके उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, इनसे जो है अधिक पैदावार भी होगी, मिट्टी का कटाव भी कम होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बात करेंगे 76 के बारे में। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। पॉलीथीन यानी पिन्नी जो होती है आपकी, पिन्नी जिसको बोला जाता है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉलीमर से बनी होती हैं। ठीक है, पॉलीथीन जो आपकी पॉलीमर से बनी होती है, और इसको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे 77 के बारे में। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? जीवाणुओं से नष्ट कौन सी नहीं होगी, ये आपसे पूछा गया है। गोबर हो जाएगा जीवाणुओं से नष्ट, पौधों की पत्तियां हैं ये भी जो है कुछ दिन में नष्ट हो जाती हैं, और खाद्य पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है ये किसी भी जीवाणु से नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 77 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। प्लास्टिक को जो है कोई भी जीवाणु नष्ट नहीं करता है। बात करेंगे 78 के बारे में। निम्नलिखित में किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाता है जो आपका प्लास्टिक का थैला होता है, इसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिंक रिसाव की घटना हुई थी, ये कब हो जाती है घटना? इससे भी जो है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, 3 दिसंबर में आपकी भोपाल गैस त्रासदी की घटना हो जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी, कौन सी गैस थी जो भोपाल में रिस गई थी? तो ये हो जाती है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये घटना थी आपकी 2 दिसंबर रात्रि की। ठीक है, 2 दिसंबर रात्रि की घटना थी 1984 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसकी जो डेट दी जाती है वो दी जाती है आपकी 3 दिसंबर 1984। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बात करेंगे 81 के बारे में।
भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? तो ये हो जाता है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण हो जाता है। बात करेंगे 82 के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी और किस गैस के रिसने पर? तो ये हो जाती है आपकी MIC। ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनाइड इसको कहा जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आपकी हो जाती है MIC। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आपको तैयार रहना है उनका आंसर देने के लिए। 83 की बात की गई है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम, तो ये हो जाता है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी जो है RO की परीक्षा में पूछा गया है। बात करेंगे 84 के बारे में। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये हो जाती है आपकी नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब की बात है? ये बात हो जाती है आपकी 1986 की। 1986 की ये घटना हो जाती है और ये सोवियत रूस में होती है। ठीक है, सोवियत रूस में जो है एक शहर हो जाता है चेरनोबिल, वहाँ जो है ये घटना हो जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी जो है चर्चाओं में रही थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, और ये किस वजह से हुई थी? ये किसी मानव भूल के कारण जो घातक रेडियोधर्मी कण थे ये आपके वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, और जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति जो है वो मारे गए थे। ठीक है, और इस घटना को जो है बहुत ही जो है हानिकारक प्रभाव इस घटना से पड़े थे उस समय। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? सही आपसे पूछे गए हैं, कौन से सही हो जाते हैं? बात कर लेते हैं, यह पशुओं की आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। जो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है यह आपका पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब कोई इससे प्रभावित होता है तो ये जो है उसके आनुवांशिक परिवर्तन ला देता है। यह प्रदूषण यह मृदा में विद्वान खनिजों को असंतुलित कर देता है, तो ये आपका गलत होता है। मृदा में जो है विद्वान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करेगा, बिल्कुल ये प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, और इसी वजह से जो है जब रक्त में संचार में व्यवधान पैदा होगा उससे जो है आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे कैंसर पैदा करेगा, तो रेडियो धर्मी प्रदूषण है तो ये जो है कैंसर भी पैदा करेगा। और करेक्ट हो जाता है आपके, एक करेक्ट हो जाता है, तीन करेक्ट हो जाता है और एक आपका चार करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये दिए गए हैं आपके एक तीन चार दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। बात करेंगे 86 के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण हो जाता है नाभिकीय ऊर्जा का कारक। बात करेंगे 87 के बारे में। जैव उप- जैव उपचारण यानी बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य हो जाता है। बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य किसका हो जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिन पदार्थों का निष्कासन। ये हो जाता है आपका जैव उपचारण। जैव उपचारण कह सकते हैं या बायो रेमिडिएशन भी कह सकते हैं। बात करेंगे 88 के बारे में, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं, इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। बात करेंगे 88 के बारे में। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और एक वाहन से उत्सर्जित के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हो जाते हैं? कौन आच्छादित हो जाते हैं इसके अंतर्गत? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाती है। ठीक है, जो आपका यूरो उत्सर्जन नियम के अंतर्गत, और इसलिए उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये आपके उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बात करेंगे 89 के बारे में। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? जो आपका अल्प सल्फर डीजल है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाता है आपका 0.05% या इससे कम होनी चाहिए सल्फर की मात्रा। बात करेंगे 90 के बारे में।
90 का वाक क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, और ये गैस कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। और ये हो जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है। बात करेंगे 91 के बारे में। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक हो जाता है। अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका लेड। लेड जो है ये आपका स्वचालित वाहन निर्वातकों का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक हो जाता है। ठीक है, इसको लेड कहा जाएगा। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले बात करेंगे पारा की। तो पारा से जो है ये आपका मीन माता रोग हो जाता है। इधर आपके प्रदूषक दिए गए, इधर आपके होने वाली बीमारियां दी गई हैं, और पारे से आपकी मीन माता बीमारी हो जाती है। कैडमियम की बात करेंगे, इससे आपका इटाई इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट आयन की बात करेंगे तो ब्लो बेबी सिंड्रोम इससे हो जाता है। और फ्लोराइड की बात करेंगे, इससे जो है अपच नहीं होगी, ये आपका गलत हो जाता है। और फ्लोराइड से जो है आपकी दांतों की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये दांतों की बीमारी से संबंधित हो जाता है आपका फ्लोराइड। ठीक है, और ये ही जो है आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और कूट का सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपके वायु प्रदूषक हो जाते हैं, इधर आपके जो इससे प्रभावित अंग होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें देख लेना है वायु प्रदूषकों से कौन कौन से जो हैं अंग प्रभावित आपके हो जाते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एस बेट्स धूल हो जाती है, उससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके एस बेट धूल। धूल जो है हमारे फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, धूल का संबंध हमारा फेफड़ों से, जब हम हवा लेंगे तो धूल भी हमारे अंदर चली जाएगी। बात करेंगे आपकी शीशा से। शीशा किससे संबंधित हो जाएगा, या शीशे से कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? तो शीशे से आपका हो जाता है मस्तिष्क। ठीक है, दिमाग जो है ये हमारा शीशे से प्रभावित हो जाता है। बात कर लेते हैं पारा की। पारे से कौन सा अंग आपका प्रभावित हो जाएगा? तो पारे से आपका हो जाता है उदर। उदर जो है ये आपका पारे से संबंधित रोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगी तो ये रक्त में जाएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धाराओं से संबंधित हो जाते हैं। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का आपका 3 हो जाएगा, और ए का 3 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में, और बी का आपका 1 हो जाएगा, और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा, और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 94 के बारे में, और ये भी जो है आपसे सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी संख्या में आपसे पूछे जाते हैं। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। इधर आपके प्रदूषक हो जाते हैं, इधर आपके प्रभाव हो जाते हैं। इन प्रदूषकों से क्या क्या प्रभाव होते हैं? बात करेंगे सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा जो है प्रभाव हो जाएगा, ये आपको बताना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपका लीवर और किडनी की क्षति हो जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में घुलकर कोशिकाओं को जो श्वसन है उसको बाधित कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब हमारे कोशिकाओं में श्वसन बाधित हो जाएगा तो इससे हमारी हृदय को क्षति पहुंचेगी, और इससे हमारी हृदय गति भी रुक सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे संबंधित हो जाती है? ये आपकी कैंसर से संबंधित हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होता है मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। धूलकण की बात करेंगे, धूलकण किससे संबंधित हो जाते हैं? तो धूलकण आपके श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। जो आपकी धूल होगी एक श्वास के जरिए तो शरीर में जाएगी। ठीक है, इससे भी आप मैच कर सकते हैं। और शीशे की बात करेंगे तो शीशा आपका नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है। हम लगाएंगे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, और डी का आपका 4। और ये दिए गए हैं आपके 1 2 3 4, और 1 2 3 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक, ए का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है करेक्ट हो जाते हैं। बात करेंगे 95 के बारे में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना हो जाता है, ये आपको बताना है। जो आपके हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार, ये आपसे पूछा गया है।
तो ये हो जाता है आपका 5 माइक्रोन से भी कम हो जाता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से भी कम हो जाता है। बात करेंगे 96 के बारे में। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? जैवीय रूप से अपघटित होता है, कौन सा हो जाएगा जैवीय रूप से अपघटित? तो ये हो जाता है आपका मल। जो आपका मल होता है ये जैवीय रूप से अपघटित हो जाता है, और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में ही कराया था। बात करेंगे 97 के बारे में। वर्ष 2012 जनवरी माह में वह कौन सी बीमारी, वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? असाधारण ठंड हो गई थी 2012 में, तो कौन सा कारण हो जाता है वो? तो ये हो जाता है आपका ला लीना जो आया था। ला लीना जो मौसमी कारक था जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देता था, ठीक है। और इसके कारण जो है जनवरी में उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 98 के बारे में। सरसों के बीज के सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? अपमिश्रक के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाते हैं आपके आरजी मोन के बीज को, ठीक है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में ये आपका आरजी मोन के बीज को प्रयोग में लाया जाता है। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बात की गई है इंसिनरेटर्स के बारे में, तो ये किसके प्रयोग से जो है संबंधित हो जाता है, किसके प्रयोग के लिए हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए आपका इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ जो है हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।